हेलो दोस्तों, सामान्य विज्ञान के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति के नियम। तो गैलीलियो एवं आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम वस्तुओं की गति के संबंध में विचार प्रस्तुत किए थे। आइजैक न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक, जिसका नाम था प्रिंसिपिया, में गति संबंधित अपने विचारों को 3 नियमों के रूप में बताया था, जिन्हें न्यूटन के गति विषयक नियम कहा जाता है। न्यूटन की पुस्तक का नाम क्या था? प्रिंसिपिया। और न्यूटन ने कब बताया था? 1687 में। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को बोला जाता है जड़त्व का नियम। इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर कोई वस्तु स्थिर में है तो स्थिर में ही रहेगा, कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगा, कोई वस्तु अगर गतिशील है तो एक समान गति से सीधी रेखा में गति करते रहेगा, अगर उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है तब तक। तो इसलिए इस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। इस नियम से स्पष्ट है कि कोई वस्तु जो है अवस्था में परिवर्तन कब होता है, जब किसी वस्तु के ऊपर कोई बल लगाया जाता है, बाह्य बल लगाया जाता है। जड़त्व किसे कहा जाता है? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण से वह, अगर उसमें बाह्य बल नहीं लगाया जाता है, मतलब उसको किसी वस्तु के ऊपर बाह्य बल नहीं लगाया जाता है, तो वो नियत अवस्था में रहता है। नियत अवस्था मतलब अगर वो स्थिर है एक जगह तो एक जगह स्थिर ही रहेगा, अगर वो गति कर रहा है तो गति करते ही रहेगा। मतलब वो जो है अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। उस गुण को, उस वस्तु का क्या कहा जाता है? जड़त्व कहा जाता है। जड़त्व के नियम से प्राप्त बल की परिभाषा। तो यहाँ से बल क्या हो जाएगा? बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या उसमें परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। मतलब कोई वस्तु है ऐसा, इसमें आपने बल लगाया, तो बल लगाने से क्या होगा? अगर आपने प्रॉपर बल लगाया तो ये अपने वस्तु जगह से हिल करके यहाँ तक आ जाएगा। अगर आपने बल इससे हिलने से कम लगाया, जो इसको भी गति अवस्था में ला सकता है, उससे आपने कम कम लगाया, तो भी आपने बल तो लगाया, लेकिन ये जो है क्या किया उसने, उसको चेंज करने का कोशिश किया, लेकिन वो चेंज नहीं कर पाया। तो बल वह बाह्य कारक हो जाता है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है। जड़त्व के नियम के कुछ दैनिक उदाहरण जो हम लोगों को देखने को मिलता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलती ट्रेन में जो होता है, चलती ट्रेन या बस से उतरने वाले व्यक्ति थोड़ी दूर तक उसी दिशा में दौड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप जब बस में चढ़ते रहते हैं, बस से जब आप उतरते हैं तो बस गति में रहता है, तो आपका शरीर भी गति में आ जा रहता है बस की गति के साथ। और जब आप नीचे उतरते हैं तो आप अचानक से रुकेंगे, तो आपकी इस गति अवस्था का जड़त्व क्या करेगा? विरोध करेगा और आप गिर जाएंगे अगर रुकेंगे तो इससे अच्छा जिस तरफ बस चल रहा है उसी तरफ आप उतर करके थोड़ा दूर चलेंगे, तो आप क्या हो जाएंगे? सुरक्षित उतरेंगे। चलती गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने पर गाड़ी में बैठा व्यक्ति जो है आगे की ओर झुक जाता है। क्यों? क्योंकि गति के साथ साथ वो शरीर उसका मोशन में रहता है। जब ब्रेक लगाया जाता है तो उसका शरीर भी आगे की तरफ जाना चाहता है, अचानक से नहीं रुक पाता है, तो इसलिए वो जो है आगे की तरफ झुक जाता है। वहीं स्थिर गाड़ी में कोई आदमी बैठ रहता है, एकाएक चलने लगता है तो पीछे की ओर झटका लगता है। ये भी जड़त्व का एग्जाम्पल है। तेजी से चलती गाड़ी के मुड़ने पर बैठा व्यक्ति जो है उसी दिशा के विपरीत झुक जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, जब मोड़ में आप ऐसे सीधे जाते रहेंगे, अचानक से ऐसे मुड़ेंगे तो आप जो इस तरफ झुक जाएंगे। इसको बोला गया है जड़त्व का नियम। पेड़ की शाखाओं को जोर जोर से हिलाने पर उसमें लगे फल क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। जब आप शाखा को हिलाते हो तो पेड़ जो है उसमें लगा हुआ फल एक एक निश्चित मतलब विरामावस्था में रहता है। जब आप डाली को हिलाते हो तो डाली ऐसा हिलता है, तो ये पेड़ जो है क्या होता है? झट से टूट जाता है अपने जिसमें से वो लगा हुआ रहता है। संवेग जो होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। संवेग जो होता है एक सदिश राशि होता है। एम वी से इसको प्रदर्शित किया जाता है, पी इज इक्वल्स टू एम वी। और ये जो है क्या होता है? सदिश राशि होता है। इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ सॉरी, स्क्वायर नहीं होता, इसका जो मात्रक होता है एम और वी होता है। वी का होता है मीटर पर सेकेंड, और एक किलोग्राम तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये इसका मात्रक होता है। सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए अक्षर के ऊपर में तीर लगाया जाता है, तो ये पी ऐसा रहेगा और यहाँ पे वी के ऊपर एरो लग जाएगा। यदि दो वस्तु का वेग समान हो और भारी, तो अगर वी बराबर हो गया दो वस्तु का, तो जो वस्तु भारी है ऑब्वियसली उसका संवेग क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। गति का द्वितीय नियम के बारे में पढ़ते हैं। तो जब इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन किया जाता है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन किया जाता है, इसका मतलब उसमें जो होता है बल लगाया गया है, तो संवेग में जितना परिवर्तन होगा वो उसमें उसके ऊपर लगाए गए बल के बराबर होगा। जिस दिशा में बल कार्य करता है उस दिशा में किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित
संतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल कार्य करता है। उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल कार्य करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर कोई m द्रव्यमान की वस्तु u प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में चलना स्टार्ट होता है इस तरीके से, और t समय चलता है, उसके बाद उस पर कोई बल लगाया जाता है और वस्तु का वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। तो इसका प्रारंभिक एवं अंतिम वेग क्रमशः क्या हो जाएंगे, टी समय बाद ये हो गया। तो इसका प्रारंभिक वेग जो था p1 वो हो जाएगा mu, और p2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा mv। तो वेग में अंतर जो है बल के अनुक्रमानुपाती होता है बोल रहे हैं। तो बाद वाला हमारा संवेग था, संवेग v2 और v1, ये किसके अनुक्रमानुपाती होगा, जो बल लगाया गया उसके। ठीक है, तो ये आपका संवेग में परिवर्तन इस तरीके से हो जाएगा। संवेग में परिवर्तन की दर बल पर मतलब लगाया गया बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हमको पता है कि जब हमने एम वी माइनस एम यू जब लिखा अपॉन टी लिखा, तो ये जो है यहाँ से m कॉमन में आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। और v माइनस यू अपॉन टी किसके बराबर होता है, a के बराबर। तो एम ए हो जाता है और f इज इक्वल्स टू हो जाएगा एम ए सही मात्रक में k इज इक्वल्स टू ए होता है, जो अनुक्रमानुपाती नियतांक हटाते हैं उसको। तो बल बराबर होता है f इज इक्वल्स टू एम इंटू वी, एम इंटू ए होता है, सॉरी। तो बल बराबर एफ इंटू एफ इज इक्वल्स टू होता है एम इंटू ए। तो यहाँ पे बल का मात्रक जो होता है वो भी ऐसा यूनिट में न्यूटन होता है। अब देखते हैं, उपर्युक्त समीकरण में से अगर कोई 1 किलोग्राम का वस्तु होता है, उसमें एक त्वरण जो होता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो हम कह सकते हैं कि उस वस्तु के ऊपर एक न्यूटन का बल लगता है। ऑब्वियसली फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। तो अगर 1 किलोग्राम का कोई वस्तु है, उसके ऊपर त्वरण लगता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। अगर एफ इज इक्वल्स टू 0 होता है तो किसी वस्तु पर टी समय में v इज इक्वल्स टू 0 होगा, मतलब उसके ऊपर आपने बाह्य बल लगाया नहीं, और पहला नियम हो जाएगा, जब बाह्य बल जब आप नहीं लगाते हो तो वस्तु जो है उसी वेग से चलते रहेगा जिस वेग से वो शुरू से चल रहा था। यदि u शून्य हो तो v भी शून्य हो जाएगी। मतलब अगर वस्तु विरामावस्था में है, तो उसके ऊपर कोई बल नहीं लगाओगे तो विरामावस्था में ही रहेगा। गति के द्वितीय नियम का कुछ प्रयोग देख लेते हैं। क्रिकेट खेलने के लिए जो क्षेत्र रक्षक होता है, जब तेजी से गेंद आती है तो कैच करता है और अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में पीछे की ओर करते हुए गेंद को पकड़ता है। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि कुछ वेग से जो है बॉल आते रहता है। मान के चलिए बॉल जो है v वेग से आ रहा है, और आप उसको रोक रहे हो, उससे मतलब उसके वेग में परिवर्तन कर रहे हो, मतलब उसके ऊपर बल लगा रहे हो। तो ये वेग में परिवर्तन करने से क्या होता है, ये इस यहाँ पे टी लगता है। तो f इज इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू ए होता है, और ये होता है m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी होता है। तो आप जब पीछे की तरफ खींचते हैं, मतलब थोड़ा टाइम लेते हैं इसके वेग को रोकने के लिए, जब टाइम आप बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, आपके ऊपर, आपके हाथ के ऊपर जो झटका लगेगा, बाल जो लगेगा वो कम बल का लगेगा। जब आप इसको बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा, जब ये टी छोटा रहेगा तो ये बड़ा होगा। ठीक है, तो आप समय को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हाथ की ओर खींचते हैं। गाड़ियों में लगने वाले झटकों से बचने के लिए स्प्रिंग या शॉक ऑब्जर्वर लगाया जाता है। शॉक ऑब्जर्वर स्प्रिंग इसलिए लगाया जाता है ताकि जो है उसका वेग जो है, वेग में परिवर्तन करने से समय बढ़ जाए, समय बढ़ने से हमको कम झटका लगे। यदि हल्की और भारी दो गेंद एक समान वेग से गतिशील है तो हल्की गेंद को कैच करना आसान होगा। क्यों, क्योंकि m इंटू ए और m इंटू ए। तो बड़ा वाला बॉल का जो है बड़ा वाला बॉल पर बड़ा बॉल लगेगा और छोटा वाला बॉल पर छोटा बॉल, इसलिए हल्की गेंद को क्या करना आसान हो जाएगा, कैच करना आसान हो जाएगा। गति के तृतीय नियम जो होता है एक्शन रिएक्शन लॉ कहलाता है। इसको गति के तृतीय नियम बोला जाता है। ये क्या होता है, जब एक वस्तु जो है क्रिया रूप से दूसरे वस्तु पर जितना बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया के रूप में लगाती है। अर्थात किसी प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत जो होता है प्रतिक्रिया होती है। अगर कोई एक वस्तु है, एक वस्तु जो है ए है, एक वस्तु बी है, तो ए वस्तु जो है बी के ऊपर जितना बल लगाएगा तो बी भी जो होता है उसी अमाउंट का बल ए के ऊपर लगाता है। ये कहने का एग्जाम्पल है। जैसे कि बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है। इसका कारण है कि जितने बल गोली आगे जाती है, कितने बल से गोली आगे जाती है उतने ही बल से जो है गोली जो है बंदूक को पीछे प्रतिक्रिया बल देती है।
रॉकेट की गति उससे निकलने वाली तीव्र गैसीय निकास की प्रतिक्रिया होती है। ये जो रॉकेट जो गति करता है, जो रॉकेट होता है वो जब गति करता है इस तरीके से, तो यहाँ से जो होता है गैसेस निकलते हैं। तो ये गैसेस का प्रतिक्रिया बल रॉकेट को ऊपर की तरफ क्या देता है, गति देता है। नाव जो जल में चलाने के लिए चप्पू से जल जल को पीछे की ओर धकेलते हैं। जब आप नाव को चलाने के लिए चप्पू की ओर पीछे की तरफ बल लगाते हो तो वो चप्पू पानी जो है आपको आगे की तरफ लेकर के जाता है। ये भी इसका एग्जाम्पल है। हम अपने भार का अनुभव करते हैं, वह प्रतिक्रिया बल का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि हम जब पृथ्वी के ऊपर खड़े होते हैं तो हम पृथ्वी की तरफ बल लगाते हैं। कौन सा बल लगाते हैं? mg बल लगाते हैं, और यही हमारा वेट होता है F इज mg के बराबर। संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के गति के द्वितीय और तृतीय दोनों नियमों में सम्मिलित प्रभावों को, दूसरा नियम क्या था हमारा? F क्या था? ma था। और तृतीय जो होता है प्रत्येक क्रियाबल के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया बल होता है, तृतीय नियम था। दोनों को जब आप आपस में सम्मिलित करते हो तो इसके अनुसार यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर बाह्य बल नहीं लगता हो तो उस निकाय का कुल समय क्या रहता है? नियत रहता है। मतलब यदि कणों के जो है निकाय है, यूनिट बना हुआ है, एक समूह बना हुआ है, उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है तो उसके ऊपर कुल मिलाकर के संवेग, मतलब पहली संवेग और अंतिम संवेग दोनों जो है बराबर रहते हैं। कोई बाह्य बल अगर नहीं लग रहा है तो वेग में परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब अभी जो क्योंकि द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा, तो अभी जितना m/v है वो बाद में भी m/v इतना रहना चाहिए। संवेग संरक्षण के नियम के उदाहरण, रॉकेट प्रणोदन। रॉकेट का उड़ना जो है क्रिया प्रतिक्रिया एवं संवेग संरक्षण के सिद्धांतों पर आधारित है। रॉकेट का ईंधन जब जलता है तो तीव्र गति से गैसीय निकास होता है, जो प्रतिक्रिया स्वरूप रॉकेट को ऊपर धकेलता है। ठीक है। अब यहाँ पे संवेग संरक्षण रहता है। होता क्या है, जब रॉकेट जलता है तो उसका जो मतलब ईंधन खाली होते जाता है, लेकिन ये जो दर है हमारा जो क्रिया बल का, वो उतना ही बना रहता है। तो ये जब खाली होता है तो इसका एम कम होते जाता है, तो कम होने के कारण से इसको ऊपर की तरफ धकेलते जाते हैं तीव्र गति से। रॉकेट ईंधन का नियत वेग से दहन होने पर, देखिए यहाँ पे रॉकेट ईंधन जो है नियत वेग से दहन होने पर संवेग में परिवर्तन की दर भी नियत रहती है। जैसे जैसे रॉकेट उड़ता है उसमें ईंधन का दहन होने से रॉकेट का द्रव्यमान कम हो जाता है, जिसके कारण से संवेग संरक्षण के नियमानुसार रॉकेट के वेग एवं त्वरण में क्या होता है? वृद्धि होता है। संवेग संरक्षण के कारण ही जब कोई व्यक्ति जो है नाव से कूदता है, आप लोगों को देखे होंगे, जब नाव से आप कूदोगे, ऐसे पानी में नाव रहेगा आपका, और जब आप इधर से ऐसे पैर लगा कर कूदोगे ज़मीन पे, तो क्या होगा? आपका नाव जो है पीछे की तरफ धकेला जाता है। यदि व्यक्ति का द्रव्यमान m हो और नाव का द्रव्यमान mb हो, m बोट हो, व्यक्ति का जो है वेग जो होता है m, मतलब vm मान कर चलते हैं, और v1 से आगे कूदता है, तो हमारा जो नाव का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? सिंपल है। देखिए व्यक्ति का जो है संवेग क्या हो रहा है? m हो रहा है, और ये होना चाहिए नाव के संवेग के बराबर, संवेग संरक्षण के नियम के हिसाब से। तो ये हो जाएगा बेसिकली m इज इक्वल्स टू m/v/v। तो v हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा m/v/m/b, ये हो जाएगा नाव को पीछे खिसकाने वाला वेग। अभिकेंद्री बल, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ये केंद्र की तरफ जो बल रहता है उसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार त्वरण सदैव किसी बल का ही परिमाण होता है। त्वरण हमेशा किसी बल का ही परिणाम होता है, तथा इस बल की दिशा वही होता है जो त्वरण की दिशा होती है। ठीक है, जिधर त्वरण का दिशा रहेगा उधर ही बल का दिशा रहेगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि वृत्तीय पथ पर गति करते हुए जो कण होता है, एक अभिकेंद्र बल त्वरण कार्य करता है, अभिकेंद्र त्वरण कार्य करता है जो केंद्र की तरफ रहता है हमेशा। तो इसका मतलब ये है कि जब त्वरण अभिकेंद्र मतलब अगर एक केंद्रीय गति केंद्रीय गति वृत्ति गति हो रहा है, तो वृत्त में जो है अभिकेंद्र त्वरण ए जो होता है वो इस तरफ कार्य कर रहा है, तो इसका मतलब इस तरफ कोई बल भी कार्य कर रहा होगा। तो इस तरफ जो बल कार्य करेगा उस बल को बोला जाएगा अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र त्वरण की दिशा में कार्य करता है। अतः हम कह सकते हैं कि वृत्तीय पथ पर गति करने वाले कण पर एक बल भी कार्य करता है, क्योंकि वहाँ पे त्वरण आ गया है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर रहती है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहा जाता है। अब जो होता है, चूंकि हम लोगों को पता है कि अभिकेंद्र त्वरण A इज इक्वल्स टू होता है v² r,
और उस वस्तु जो अगर वृत्ति गति कर रहा है उसका द्रव्यमान m है, तो बल जो होता है F इजिकल्स टू एम इंटू ए होता है। मतलब अभिकेंद्र बल अगर हम स्पेशली देखेंगे तो m इजिकल्स टू वी एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये अभिकेंद्र बल हो जाएगा हमारा, जहाँ पे v वृत्ति के पथ पर घूमते हुए कण का वेग है, r त्रिज्या होता है और m घूमते हुए वस्तु का द्रव्यमान। अभिकेंद्र बल के कुछ उदाहरण होता है। जब कोई कार जो है सड़क के मोड़ पर मुड़ती है तो उसे मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल टायरों तथा सड़कों के बीच लगने वाले घर्षण से प्राप्त होता है। मतलब कोई कार अगर सीधे रास्ते में से जाता है, अचानक से मोड़ आता है, इतना मोड़ आता है, फिर रास्ता सीधा हो जाता है, तो इतनी दूरी पर जब वो गति करता है तो इतना दूरी भी तो सर्कल का पार्ट है ना, तो इतना दूरी जो है क्या है, एक सर्कल का पार्ट है। मतलब इतना दूर तक वो वृत्ति गति करता है। वृत्ति गति जब वो करता है तो इसमें जो है इस वृत्ति गति को करने के लिए जो बल लग रहा होगा एफ इजिकल्स टू एम वी स्क्वायर अपन आर, ये मिलेगा कहाँ से, जो टायर्स के बीच में घर्षण होगा उस गाड़ी के, उससे मिलेगा, और सड़क और टायर के बीच में जो घर्षण होगा उससे। ग्रहों को सूर्य की परिक्रमा करने के लिए, उपग्रहों को ग्रहों के परिक्रमण करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है, क्योंकि दो वस्तुओं के बीच में क्या होता है, जिसमें द्रव्यमान रहता है उसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तभी एक दूसरे के आसपास घूमते रहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्ति कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो होता है विद्युत आकर्षण बल होता है। दूसरा जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इस तरीके से होता है। जब किसी पत्थर के टुकड़े को डोरी से बांधकर वृत्ताकार पथ पर आप घुमाते हो तो डोरी की अंदर की ओर खींचे रहना पड़ता है, अर्थात डोरी पर अंदर की ओर एक बल कार्य करता है। यह डोरी पर तनाव उत्पन्न करता है, तब डोरी के तनाव द्वारा गेंद पर अभिकेंद्र बल लगाया जाता है। यदि डोरी को छोड़ दिया जाता है तो डोरी का तनाव समाप्त हो जाता है और आवश्यक अभिकेंद्र बल न मिल पाने पर पत्थर का टुकड़ा सरल रेखा में गति करने लगता है। आकाश में उड़ता हुआ हवाई जहाज जब क्षैतिज वृत्ताकार पथ में मुड़ता है तो कुछ तिरछा होकर आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त करता है। यह अभिकेंद्र बल के हमारे उदाहरण हो गया। और अपकेंद्र बल मतलब जो बाहर की तरफ बल लगता है, तो अपकेंद्र बल जो होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ये बाहर की तरफ लगता है केंद्र से। इसको सेंट्रीपिटल नहीं बोला जाता है, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला जाता है। तो इसके बारे में हम अभी देखेंगे। न्यूटन की तृतीय गति में हमने पढ़ा कि प्रत्येक क्रिया बल के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया बल होता है। तो बल जो है इसका विपरीत दिशा में अर्थात केंद्र से बाहर की ओर लगता है। इसी प्रतिक्रिया बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्र हमने बताया कि इस तरफ अभिकेंद्र बल लगता है केंद्र, तो अपकेंद्र बल केंद्र से बाहर की तरफ लगेगा इसी बल के बराबर एवं विपरीत दिशा में, उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल एक प्रकार का छद्म बल होता है या जड़त्वीय बल होता है। अपकेंद्रीय बल के उदाहरण हम देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी घूमती हुई वस्तु पर स्थित हो, कोई व्यक्ति जो है किसी घूमती हुई वस्तु पर स्थित होता है, मान के चलिए आप एक चक्री झूला घूम रहे हैं, तो वह बाहर की ओर एक बल अनुभव करेगा। यदि वह झूले को हाथ से न पकड़े तो बाहर गिर भी सकता है। इस बल को बोला जाता है अपकेंद्रीय बल। अगर आप ऐसे वाले झूले में बैठे हुए हो, आप घूम रहे हो, तो आपको इधर बाहर की तरफ क्या लगेगा, बल आपको लगेगा। अगर आप नहीं पकड़ोगे तो उधर गिर भी जाओगे। उस बल को अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। अगर कोई तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर वृत्ति गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन में वांछित चाल से सापेक्ष गति में चल रहा है तो वह मोड़ पर बाहर की ओर पलट सकता है। आपने देखा होगा मोड़ में गाड़ियाँ पलट जाती है, क्यों पलट जाती है, अपकेंद्र बल के कारण से। यदि कोई गाड़ी वांछित चाल से कम चाल में चल रही है तो मोड़ पर बाहर की ओर फिसलने लगती है, परंतु तब घर्षण बल भीतर की ओर लगकर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। दूध से मक्खन निकालने की मशीन जो रहता है, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, वॉशिंग मशीन, ये सब जो होता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि वो कपड़ों को जोर जोर से ऐसे घुमाता है वृत्ताकार पथ पर और बाहर की तरफ बल लगता है उसमें। विभिन्न द्रव्यमान के कणों को पृथक करने के लिए के यंत्र को अपकेंद्रीय यानी कि सेंट्रीफ्यूगल, अलग अलग द्रव्यमान के जो बल लगते हैं सबको क्या पृथक करने के लिए अपकेंद्रीय बल कहते हैं। मतलब पृथक करने के यंत्र को अपकेंद्रित बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं। वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन वास्तव में बेसिकली जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब बल आघूर्ण बोलते हैं
जब किसी पिंड को आप बाहरी बल देते हैं तो किसी अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास करते हैं बल दे करके। कोई एक अक्ष इसमें बंधा हुआ है, मान के चलिए आपने यहाँ से एक फोर्स लगाया, तो ये क्या होगा, यहाँ से अगर बंधा हुआ है तो इस तरीके से घूमना चाहेगा। तो उसको क्या बोलोगे आप, जब किसी एक वस्तु है जो किसी अक्ष के सापेक्ष जो आप उसको बाह्य बल दे रहे हो एफ, और इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो बल की इस प्रकृति को बल आघूर्ण कहते हैं। मतलब किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के बराबर होता है जो आपने लगाया है। बल के परिमाण मतलब एफ के बराबर होता है। और अक्ष, ये अक्ष है हमारा, और जहाँ पे हमने बल लगाया है, मान के चलिए ये एफ बल हमने लगाया यहाँ पे, और ये अक्ष है, यहाँ से दूरी आर है या एल है, कैपिटल एल है। तो बल के परिमाण गुणित ये जो दूरी है उसके गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण को बेसिकली टाउ से दिखाया जाता है। टाउ इज इक्वल्स टू होता है एफ इंटू एल। एफ क्या उसका परिमाण रहेगा, एफ जितना है उसका, और एल मतलब दूरी की लंबाई। तो बल आघूर्ण का जो होता है उसका विमा क्या हो जाएगा, देखो हमको पता है कि हमारा जो बल होता है उसका क्या होता है, एम एल टी माइनस टू होता है, ठीक है, एम एल टी माइनस टू। तो इसमें जो है आपका एल और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, ये हो जाएगा बल आघूर्ण का विमा। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणित बल और अक्ष के बीच की दूरी। इसका जो यूनिट हो जाएगा, इकाई हो जाएगा न्यूटन ये, और इसका लंबाई का मीटर, तो न्यूटन मीटर। अतः स्पष्ट है कि यदि किसी बल को अक्ष से अधिक दूरी पर लगाया जाता है, अक्ष से अधिक दूरी पर लगाया जाता है तो बल आघूर्ण अधिक होगा, और यदि अक्ष से दूरी शून्य हो जाती है तो बल क्रिया रेखा पिंड के द्रव्यमान पिंड के केंद्र से गुजरे तो बल आघूर्ण शून्य होगा, क्योंकि जो दूरी आपका जीरो हो गया तो वो बल बच रहेगा, बल आघूर्ण जीरो हो जाएगा। इस दिशा में पिंड को घुमाया नहीं जा सकता है, चाहे उस पर कितना भी बल क्यों ना लग रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, कोई वस्तु है तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या है, वह बिंदु जो किसी पिंड में वितरित द्रव्यमान की मध्य स्थिति प्रदर्शित करता है। मान के चलिए एक बड़ा सा कोई वस्तु है, तो इसमें तो द्रव्यमान सब तरफ है, लेकिन इस बड़े वाले वस्तु में वह पॉइंट कौन सा है जहाँ पे जो है ये पूरा जो द्रव्यमान वितरण हुआ है उसका मध्य बिंदु होगा। मतलब उसमें आप ऐसा, हाँ, अगर इसको आप किसी चीज़ के ऊपर रखोगे, ऊपर से नुकीला चीज़ के ऊपर, तो ये गिरेगा नहीं, उसी को बोला गया है द्रव्यमान मास। तो उसको द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। मतलब कोई वस्तु का जितना भी द्रव्यमान अगर वितरित हुआ है, कोई वस्तु का जितना भी द्रव्यमान वितरित हुआ है, तो उसको जो है आप वितरित द्रव्यमान के मध्य बिंदु को द्रव्यमान मास कहा जाता है। किसी वस्तु का समस्त द्रव्यमान उसके द्रव्यमान केंद्र पर स्थित माना जा सकता है। इसका मतलब ये है, जब आपने उस पॉइंट को पकड़ा तो वो वस्तु गिरने नहीं लगा, इससे मतलब आप ये मान सकते हैं कि सभी द्रव्यमान वहीं पास था, ऐसा माना बस जा सकता है। एक्चुअली में द्रव्यमान सभी तरह होता है, वो बस खाली वितरित द्रव्यमान का केंद्र होता है। बल आघूर्ण का कुछ उदाहरण और उसके अनुप्रयोग देख लेते हैं। स्क्रू ड्राइवर द्वारा पेच को आसानी से घुमा देना। स्क्रू ड्राइवर जो होता है वो क्या करता है, नट को आसानी से घुमा देता है। क्यों? क्योंकि आप उसके दूर में बल लगाते हो, तो आप बल जो है इस दिशा में से लगा रहे हो, और ये बल जो है कहाँ पे लगा रहे हो, बाहर में लगा रहे हो, और ये स्क्रू ड्राइवर आपको यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे बल आघूर्ण कार्य करेगा, इसलिए वो घूम जाएगा। बल आघूर्ण क्या होगा, एफ इंटू हमारा जो स्क्रू ड्राइवर का लेंथ होगा उसके बराबर। रिच द्वारा नट बोल्ट को आसानी से घुमाया जा सकता है, ये भी हो गया। दूसरा, हैंडपम्प के हत्थे को लंबा रखना, इससे हैंडपम्प चलाने में आसानी होती है। जब आप हैंडपम्प के हत्थे को जो है क्या करोगे, लंबा रखोगे, हैंडपम्प आपका कुछ इस तरीके से अगर बना हुआ है, ठीक है, तो आप जो अगर हैंडपम्प को अगर लंबा करते हो इसके हत्थे को, तो आपको चलाने में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप एफ बल लगाओगे और ये छोटा रहेगा, मान के चलिए स्मॉल एल है, तो आपको बल कितना, मतलब बल आघूर्ण कितना मिलेगा, एफ इंटू स्मॉल एल। अगर आपने इसको बड़ा कर दिया, कैपिटल एल कर दिया, तो आपको कैपिटल एल के बराबर मिलेगा, उतना ही फोर्स लगाने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। बल युग्म, दो बराबर या विपरीत समांतर बल, दो बराबर होता है और विपरीत होता है समांतर बल, जिनकी क्रिया रेखा भिन्न भिन्न है, जिनकी क्रिया रेखा भिन्न भिन्न है, किसी वस्तु पर लगाया जाए तो उस वस्तु को किसी वस्तु पर, मतलब कॉमन वस्तु पर लगना चाहिए, और दोनों का क्रिया रेखा विपरीत होना चाहिए, और दोनों बल बराबर परिमाण में होने चाहिए, तो उस वस्तु को घुमाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार के बलों के जोड़ा को बल युग्म कहते हैं। दो बलों की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी को बल युग्म
की भुजा कहते हैं। अब आप मान के चलिए एक वस्तु है, इसके ऊपर आप F बल इस तरफ भी लगाते हो और F बल जो है इस तरफ भी लगता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि दोनों बल की क्रिया रेखा जो है एक ही वस्तु पर, मतलब एक अलग अलग दिशा में होना चाहिए, समान परिमाण का होना चाहिए और एक वस्तु पर होना चाहिए। तो ये वस्तु L है और दोनों के बीच की जो है दूरी जो है L है, और यहाँ पे जो है अब मान करके चलिए इसके ऊपर F बल और F बल लगता है, F बल और F बल लगता है, दोनों के बीच की दूरी है L। तो इसको बोला जाता है बल युग्म। और ये क्या करेगा, वस्तु को घुमाना चाहेगा, फिर दोनों तरफ बराबर बल लग रहा है तो बल युग्म उसको कहा जाता है। तो बल युग्म जो रहता है उसका भी तो आघूर्ण होगा, क्योंकि अब मान करके चलिए बीच से वस्तु घूमेगा, बीच से वस्तु जो है घूमना चाहेगा, तो बल युग्म का आघूर्ण क्या हो जाएगा, एक तो इसका आघूर्ण होगा और दूसरा इसका आघूर्ण होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, बल युग्म के आघूर्ण। तो बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, बल युग्म के किसी एक बल तथा बल युग्म की भुजा के गुणनफल को बल युग्म का आघूर्ण कहा जाता है। सो F इंटू हो जाएगा L/2, F इंटू L/2, F इंटू L/2 क्या हो जाएगा, हमारा बल युग्म का आघूर्ण। बस अथवा कार के स्टीयरिंग को घुमाने में आरोपित बस और कार के स्टीयरिंग को आप जब घुमाते हो तो आरोपित बल हमारा बल युग्म के आघूर्ण कहलाता है, क्योंकि हमारा जो स्टीयरिंग में एक तरफ आप उस तरफ बल लगाते हो, एक तरफ इस तरफ बल लगाते हो, तो बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।